हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेक्चर 2 लेकर के आए हैं सॉलिड स्टेट का। यदि आपने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, देन इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड का वर्गीकरण। ठीक है, और ये जो है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा है कि घबराना मत अंग्रेजी के वर्ड को देख करके, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं उनको देख करके थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, सॉलिड्स का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऑर्डर के आधार पर सॉलिड्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो बच्चों सॉलिड होता है, सॉलिड किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये हमारे क्या हो सकता है बच्चों? कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, इनसे मिलकर के क्या बनता है? सॉलिड बनता है। अब हम क्या बोलते हैं, देखो हम इनको कलेक्टिवली एक नाम ले लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कि भाई अब हम सीधे सॉलिड में अगर देखेंगे, सॉलिड किससे मिलकर बना है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। और आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे क्या हो सकते हैं? एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो है ऑर्डर सॉलिड के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार से होता है। अब वो जो डिफरेंस आता है ना इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में, उसी के कारण हम सॉलिड को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। वो दो भाग क्या क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं उनका। देखो, ये दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। अब आप लोग यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो भी मैंने गोले बना रखे हैं, ये सारे के सारे गोले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? ये क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब ये कोई हमारे एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनका जो अरेंजमेंट है ना, ये बिल्कुल फिक्स है। इस एटम के ऊपर एक एटम है, फिर इसके ऊपर भी एक एटम है, इसके ऊपर भी एक एटम है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इन चारों एटम की बात करता हूं, इसकी जो नेक्स्ट वाली लाइन है, इसमें भी कितने एटम है? 4 एटम है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में देख लो, अगर आप यहां से देखते हो तो इनमें एक आपको प्रॉपर अरेंजमेंट मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि जहां पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। अब इसको हिंदी में समझना क्या इतना जरूरी है? आपने ये समझ लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकल्स का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई भी पैटर्न नहीं देखने को मिलता है इनके अरेंजमेंट का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, थोड़ा फील ले सकते हो कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं। रही बात इनके डेफिनेशन की, तो चलो डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वे पदार्थ या वे सबस्टांस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में एक डेफिनिट जियोमेट्रिकल पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसने थोड़ा साइंस की भाषा में बता दिया आपको। देखो, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है ना, इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट कहाँ पे मिल रहा है? इन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस तो घेरा हुआ है ना। तो ये जो स्पेस इन्होंने घेरा हुआ है, उसी की बात उन्होंने की है कि 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या करते हैं? एक प्रॉपर अरेंजमेंट को शो करते हैं। बस वही उसने वहां पे लिखा है। ठीक है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं कि वे सबस्टांस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी निश्चित ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। इसको शायद समझाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, हमने थोड़ा आइडिया ले लिया है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। अब इनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं, इनके बीच के अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो अंतर आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्री, मतलब इनकी जियोमेट्री, इनकी ज्यामितीय संरचना क्या है। ठीक है, तो ज्यामितीय संरचना आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जो हमारा, देखो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यह है स्ट्रक्चर ए, यह है स्ट्रक्चर बी। ठीक है, अब यदि आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई जाए और कहा जाए कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा स्ट्रक्चर हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, तो आप तुरंत ही यहाँ पे देख के बता सकते हो कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के अंदर एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि जो स्ट्रक्चर ए है ये बच्चों, ये क्या है, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और जो स्ट्रक्चर बी है ये क्या होगा बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड होगा, जिसको मैं ए डॉट एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, तो जियोमेट्री की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारी, यहां पे हमें एक प्रॉपर जियोमेट्रिकल पैटर्न एंड शेप दिखता है। ठीक है, जियोमेट्रिकल पैटर्न का मतलब एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था यहाँ पे है कि भाई जो लाइन, अगर ये नीचे की लाइन में इतने हमारे एटम है या इतने हमारे कोई भी पार्टिकल्स हैं, बस वही रिपीट होनी चाहिए ऊपर में, और वही उसके ऊपर भी रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। इसको और अच्छे तरीके से हम आगे समझने वाले हैं, आप देखते जाइए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे आप वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इसमें क्या मिलता है, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना देखने को मिलती है, साथ साथ में एक इनका क्या मिलता है, शेप मिलता है, आकार मिलता है एक निश्चित। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में होता है ना, इसमें कोई भी प्रॉपर जियोमेट्रिकल पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके जो ये जो पार्टिकल है ना, ये रैंडमली है, कहीं पर भी हैं। अब आप ये नहीं बता सकते हो कि ये चार अगर यहाँ पे हैं तो ऊपर से भी चार होंगे, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो 5 है तो यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और है, लास्ट में 1 है। तो आप कहीं से भी देखोगे ये कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जियोमेट्री को आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही प्रॉपर क्या होती है, एक जियोमेट्रिकल फॉर्म होती है या पैटर्न होता है, जबकि एमॉर्फस में ये नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे अंतर की ओर। यहाँ पे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, कल हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सिंपल सा कि कोई भी अगर सॉलिड है और अगर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में कैसा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, शार्प होता है, या फिर एक टेम्परेचर की रेंज में देखने को मिलता है, उसका आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की एक रेंज में होता है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ये जो वीडियो है ये प्रॉपर ढंग से देखी होगी। हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक है, ये समझ लो ये जो हमारी बिल्डिंग है ना, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है बच्चों, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पूरी की पूरी बिल्डिंग। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, या कोई भी सॉलिड है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है हमारा या तो एटम का, या तो मॉलिक्यूल का, या तो फिर आयन का। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
अब हमने ये देख लिया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। देखो ये जो बिल्डिंग है ना, इसका जो ग्राउंड फ्लोर होगा, ये वाला जो फ्लोर होगा, उसके ऊपर जो फ्लोर होगा ना, दोनों के दोनों सेम होंगे। यहां पे देखो, इस वाले फ्लोर को देखो, यहां पर सेम यही वाला है इसके ऊपर, है ना। और यहां पे अगर आप गौर करोगे ये भी बिल्कुल रिपीट हो रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, यानी कि पूरा का पूरा जो फ्लोर है, वो एक के ऊपर दूसरा रिपीट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला अगर आप फ्लोर देख रहे हो तो सेम फ्लोर यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, सेम यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और सेम यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो इसी प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो स्ट्रक्चर्स नीचे होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नीचे होंगे, जस्ट उसके ऊपर वैसे ही होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। अब ये शार्प का मतलब क्या है? देखो, जब मैंने ये वीडियो प्ले की थी तो उसके बाद, चलो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि माना हमने ये बिल्डिंग को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ऊपर की डिस्ट्रॉय करोगे, फिर ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे आओगे, ऐसा करोगे? नहीं। इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसमें हम क्या कर लेंगे? डायनामाइट लगा देंगे। और डायनामाइट जैसे ही लगाएंगे, ग्राउंड फ्लोर अगर टूट गया तो सारी की सारी जो बिल्डिंग है वो 1 मिनट में क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी, बल्कि 1 सेकंड में नीचे गिर जाएगी, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है। बस सेम कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी देखना है कि यहाँ पे जो ये सॉलिड होता है, ये जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना, तो इसके लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं कोई हमारा सॉलिड है जिसका नाम है ए, ये सॉलिड है ए। तो मैंने बोला इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम केवल मान लेते हैं। और ये हमारा क्या है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। शार्प का मतलब ये है कि ये जो सॉलिड है, अगर मैं इसको 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देता हूं तो क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा? क्या ये मेल्ट होगा? तो आंसर है नो, ये मेल्ट नहीं होगा। क्यों? जब तक इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं मिलता है, ये मेल्ट नहीं होने वाला है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 25 होगा, 25 डिग्री होगा, वैसे ही ये सॉलिड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेल्ट ऐसा नहीं होगा कि रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ऐसा नहीं होगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ये जा रहा है यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नहीं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम फिक्स हो जाता है ये वैल्यू। ठीक है। जबकि एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं ना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट का पता ही नहीं चलता है कि ये कब जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, कब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये पता ही नहीं चलता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 अगर 24 अगर इसको दोगे, 1 डिग्री भी कम करोगे तो ये मेल्ट नहीं होने वाला है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म थी शार्प, तो ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। जिस प्रकार से ये बिल्डिंग एकदम से टूटी है, उसी प्रकार से जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो सारा का सारा सॉलिड जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर को पास करता है, वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब हमने ये देखा है तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड। और यहां से आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि जब हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था कि एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर की रेंज में होता है। ठीक है। सुपर कूल्ड जो लिक्विड होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अति शीतलित द्रव्य। तो अति शीतलित द्रव क्या होता है उसका भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। क्यों? तो ये जो क्यों है ना, ये जो दो क्वेश्चन है आपके, एक तो ऊपर वाला सुपर कूल्ड लिक्विड और एक एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। क्यों? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। 90% चांस है कि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है एग्जामिनर। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक, ठीक है, जब आप प्लास्टिक को जलाते हो, ये जो साइन होता है ना, ये होता है हीट का। जब आप प्लास्टिक को जलाते हो तो वो क्या होता है भाई, टपकना स्टार्ट करता है, बूंद बूंद में टपकना स्टार्ट करता है। पहले जब भी हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड लिक्विड सा बन जाता है। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, लेकिन जरा बच करके। तो ये जो एक्चुअल में सुपर कूल्ड लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड जो टर्म आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है कि ये जो प्लास्टिक है ये दिखने में तो सॉलिड है, भाई हाथ लगाओगे तो आपको सॉलिड नजर आएगा, वो उसमें आप लिक्विड नहीं बोलोगे, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं लिक्विड जैसी होती है। किस जैसी होती है, लिक्विड जैसी होती है। अब लिक्विड क्या होता है, मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड जो होता है हमारे, उसमें फ्लो का गुण होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब ये जो बहने की प्रवृत्ति होती है वो लिक्विड में होती है, और जब हम इस प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या ये लिक्विड में ही रहता है, नहीं, ये जैसे ही इसका टेम्परेचर लो हुआ ये फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब कूल्ड का मतलब क्या है, ठंडा, जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं, यानी कि झूठा सॉलिड। देखने को सॉलिड लग रहा है बट एक्चुअल में नहीं होता है। इसको लोअर टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे जबरदस्ती इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और भी आपको आ सकता है कि जो हमारी खिड़कियां होती है, कांच की खिड़कियां होती है, तो काफी जब उन्हें समय हो जाता है, काफी समय बाद इनके जो नीचे का जो भाग होता है ना, ये मोटा होने लग जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है कि जो कांच होता है, कांच भी क्या होता है बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड में आता है। जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, वो एमॉर्फस सॉलिड में आता है। और एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और सुपर कूल्ड लिक्विड की जो टेंडेंसी होती है वो फ्लो होने की होती है, बट ये फ्लो होने की जो इनकी टेंडेंसी होती है ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्लो होती है, स्लो नेचर में होती है, मतलब बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही आराम आराम से। ठीक है, लेकिन जो हमारा अगर लिक्विड देखते हैं, जैसे पानी है, पानी को आप अगर फर्श में डालोगे तो एकदम बहने लग जाएगा। लेकिन अगर कांच है, कांच को आप अगर देखोगे वो एकदम बहने नहीं लगता, उसको काफी ज्यादा समय लगता है। तो ये जो समय उसमें लगता है, ठीक है, इसी कारण वो लिक्विड में नहीं आता है, वो सॉलिड में ही रहता है। ठीक, बट उसमें कहीं ना कहीं लिक्विड के भी गुण है और सॉलिड के भी गुण है, इसीलिए उसको स्यूडो सॉलिड कहा जाता है या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये क्लियर होता है कि एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि जब हमारी कांच की जो खिड़कियां होती है उनकी निचला भाग जो है मोटा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होती है बच्चों, हमारा स्यूडो सॉलिड होता है, और जो स्यूडो सॉलिड होता है उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, और जो ये बहने की प्रवृत्ति होती है ये बहुत ही ज्यादा धीमे धीमे होती है, जिस कारण से ये किस में आते हैं, सॉलिड में आते हैं, और इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, उम्मीद है आप उसका अच्छे से आंसर दे पाओगे। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो, फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों एक ही चीज होती है लगभग। ठीक है, मेल्टिंग, किसी सॉलिड को मेल्ट होने के लिए कितने अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। देखो, ये सॉलिड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात की थी कि भाई इसको कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हमने नाम दिया था उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मान लेते हैं कोई सॉलिड है ए, उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन किसी ने आपसे पूछा भाई हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ इसका। ठीक है, तो आप ये जो टेम्परेचर है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप कन्वर्ट करोगे जूल में। किस में कन्वर्ट करोगे, जूल। जूल
किसकी यूनिट होती है, हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। तो मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 200 जूल। ठीक है, तो हमें 200 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी को हम क्या कहेंगे, इस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन को आप मेल्टिंग पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर की बात करते हैं और हीट ऑफ फ्यूजन में हम एनर्जी की टर्म में बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहां पर, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो आता है एन आइसोट्रॉपी कि एन आइसोट्रॉपी क्या हुआ। अब एक चीज, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को देख करके आप बता सकते हो कि ये कौन सा सॉलिड का स्ट्रक्चर मैंने बताया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है। मान लेते हैं ये किसकी स्ट्रक्चर है, NaCl की स्ट्रक्चर है। तो NaCl में क्या होते हैं बच्चे, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। Na प्लस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, गोले से, और Cl माइनस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्या कर रखी है बच्चों, बना रखी है। अब एनआइसोट्रॉपी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर को देखो तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो भाई आप ये बता दोगे कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं, बट ये एनआइसोट्रॉपी होती क्या है बेसिकली। तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। यार लाइन सीधी नहीं खींची जा रही है, पर आप थोड़ा देख लेना, सीधी लाइन खींचना अगर आप डायग्राम बनाओ। मैंने एक ही एक्सिस खींची है, ठीक है। दूसरी एक्सिस में क्या कर रहा हूं, ये गई ये, अरे मतलब ये सीधी जाएगी, सॉरी यहाँ पे सीधी नहीं खींच पा रहा हूं मैं, लेकिन आप एकदम सीधी खींचना, ठीक है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से खींचा, एक एक्सिस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जस्ट इनके सबके बीचों बीच जा रही है, ठीक है। इस एक्सिस का नाम ले लेते हैं ए डैश, इस एक्सिस का नाम ले लेते हैं बी डैश, और इस एक्सिस का नाम ले लेते हैं सी डैश, ठीक है। पहले बात करते हैं बच्चों ए डैश की। ए डैश में अगर आप पैटर्न देख रहे हैं तो सारे के सारे क्या हैं, यानी कि हमारे Na प्लस है, सारे के सारे क्या है बच्चों, Na प्लस है। करते हैं बीबी डैश की। बीबी डैश में आप देख रहे होंगे एक Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। यानी कि यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस किस में है, अल्टरनेटिव में है, अल्टरनेटिव क्रम में है, ठीक है। तीसरी एक्सिस में अगर आप देखोगे सी में, तो यहां पे ना ही Na प्लस है और ना ही Cl माइनस है, कोई नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रत्येक एक्सिस पर हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रत्येक एक्सिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिलता है, जिसके कारण प्रत्येक एक्सिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एनाइसोट्रॉपी। अब एनाइसोट्रॉपी कई बच्चे कहते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आता है। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर नहीं था। आपने ये देखा कि प्रत्येक एक्सिस पर हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो भाई उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी प्रत्येक एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट होगी, इसी को हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। देखो, एन का मतलब होता है नॉट, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और ट्रॉपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ये है आपका
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एन आइसोट्रॉपी यानी कि नॉट सेम प्रॉपर्टी इन ऑल एक्सिस। प्रत्येक एक्सिस पर हमें सेम जो है प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपी को शो करते हैं। समझ में आ गया? ओके। तो यहां पे आपको देखा फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या हो सकती है भाई, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर हो सकता है, उनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हो सकता है ना। तो ये हमारी क्या होती है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आइसोट्रॉपी का। अब स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हैं कौन सा सॉलिड है, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, कोई भी अरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो सॉलिड है ना बच्चों, इस सॉलिड को कहते हैं हम एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि आप किसी भी एक्सिस में जाओगे तो आपको सेम अरेंजमेंट देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। यहां पे क्या होता है, सेम अरेंजमेंट मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है, सेम अरेंजमेंट मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जिसके कारण एमॉर्फस सॉलिड में प्रत्येक एक्सिस पर सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। सेम फिजिकल, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपी शो करते हैं। आइसो का मतलब अभी हमने देखा था, आइसो का मतलब होता है सेम, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ट्रॉपी का मतलब होता है, मैंने उल्टा लिख दिया है, प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिख दिया, ट्रॉपी मैं नीचे लिख रहा हूं, ये है, ठीक है। ट्रॉपी, ट्रॉपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, यानी कि सेम प्रॉपर्टी। तो जो भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा उसी को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं, और ये एमॉर्फस सॉलिड हमारे शो करते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको एडिशनल बता देता हूं कि एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमॉर्फस सबस्टांस क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई हमारे जो है आइसोट्रॉपिक सबस्टांस क्या होते हैं, या एनआइसोट्रॉपिक सबस्टांस क्या होते हैं। भाई वे सबस्टांस जो क्या करते हैं, प्रत्येक एक्सिस पर सेम प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, उन्हें हम आइसोट्रॉपिक सबस्टांस कहते हैं। और वे सबस्टांस जो प्रत्येक एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन्हें हम एन आइसोट्रॉपिक सबस्टांस कहते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड होगा वो आइसोट्रॉपी शो करेगा, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो एन आइसोट्रॉपी शो करेगा। और ये थे आपके डिफरेंस जो किसके बीच में थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में और हमारे एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। तो आज का जो ये सेकंड लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से अपने केमिस्ट्री एग्जाम की। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के